नमस्कार। इस दिलचस्प पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गंवाए सीधा आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है और हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक भी सिखाती है। ये कहानी हमें ले जाती है ब्रिटिश काल के भारत में। एक ऐसा दौर जब नीतियां और नियम तो खूब बनते थे, लेकिन कभी-कभी उनके नतीजे बिल्कुल वैसे नहीं होते थे जैसी उम्मीद की जाती थी। और पता है, ये सिर्फ सांपों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानी सोच, सरकारी फैसलों और प्रकृति के बीच की एक बहुत ही अनोखी उलझन के बारे में है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक एकदम साधारण सा लगने वाला फैसला इतिहास का एक इतना बड़ा उदाहरण बन गया। अब आप जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कोई समाधान समस्या को और बड़ा बना सकता है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आमतौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि भाई जब किसी समस्या को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो वो समस्या खत्म हो जाएगी, राइट? समाधान तो इसीलिए लागू किए जाते हैं ना, ताकि चीजें बेहतर हों। लेकिन क्या हो अगर कोई समाधान ही उस समस्या के लिए एक खाद का काम करने लगे? मतलब दी गई दवा ही अगर बीमारी को और खतरनाक बना दे तो ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। आज हम जिन ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं वे बिल्कुल इसी सवाल का एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अध्याय की तरफ, दिल्ली का कोबरा संकट। सीधा चलते हैं उस समय के भारत में। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश की राजधानी दिल्ली एक बहुत ही अनोखी और सच कहें तो जानलेवा समस्या से जूझ रही थी। हर दिन, लिटरली हर दिन, सिर्फ सांप काटने की खौफनाक खबरें आ रही थीं। दिल्ली शहर में जहरीले कोबरों की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। खेतों में, संकरी गलियों में और यहां तक कि भीड़-भाड़ वाले बाजारों में भी हर जगह ये जहरीले सांप मंडराते हुए दिखाई देने लगे थे। लोग इस कदर खौफजदा थे कि दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने में घबराते थे। शहर का पूरा जनजीवन इस डर के साए में आ गया था, मानो दिल्ली पर कोबरों का एक अघोषित राज सा हो गया था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सरकार की इनाम योजना। देखते हैं अंग्रेजों ने इस संकट को कम करने के लिए क्या पहल की। जब संकट इतना बड़ा हो जाए तो भाई प्रशासन को तो बीच में आना ही पड़ता है। अंग्रेज अधिकारी इन हालातों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, हमें किसी भी तरह इन कोबरों की संख्या कम करनी ही होगी। काफी मातापची करने के बाद ब्रिटिश सरकार एक योजना लेकर आई। उन्होंने पूरे शहर में ये मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति मरा हुआ कोबरा लेकर सरकारी दफ्तर में आएगा उसे सरकार की तरफ से नगद इनाम दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, उस समय के गरीब लोगों और शिकारियों के लिए ये कितना बड़ा मौका था। लोग जंगलों और खेतों में निकल पड़े और कुछ ही समय में हर दिन सैकड़ों की तादाद में मरे हुए सांप सरकारी दफ्तरों के बाहर जमा होने लगे। इस शुरुआती सफलता को देखकर तो अंग्रेज अधिकारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वे खुशी से कहने लगे, देखा, हमारी योजना बिल्कुल सटीक काम कर रही है। उन्हें लगा कि बस उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट नीति के जरिए प्रकृति की इस खतरनाक समस्या को हमेशा के लिए मात दे दी है। मरे हुए सांपों का वो बड़ा सठेर उनके लिए इस बात का पक्का सबूत था कि दिल्ली अब सुरक्षित हो रही है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सफलता महज एक छलावा थी। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। अध्याय 3, राघव का चालाक दिमाग। आपको तो पता ही है, जब सरकारें कोई भी नीति बनाती हैं तो आम जनता उन नीतियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेती है। यहीं पर एंट्री होती है शहर के एक चालाक इंसान की, जिसे हम राघव कहेंगे। हर सिस्टम में सुराग ढूंढने वाली जो हमारी इंसानी फितरत है ना, उसी के चलते राघव ने सोचा, यार अगर मरे हुए कोबरा बेचकर आराम से पैसे मिल ही रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद ही कोबरा पालने लग जाऊं। जरा इस सोच की गहराई को समझिए। जो नीति सांपों को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, उसी ने अनजाने में सांपों को एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु या कहें एक कमोडिटी बना दिया। राघव को समझ आ गया था कि सांपों को ढूंढने के लिए जंगलों की खाक छानने से कहीं ज्यादा आसान है उन्हें अपने घर पर ही पैदा करना। और बस राघव ने अपना ये नया बिजनेस मॉडल शुरू कर दिया। प्रोसेस एकदम सिंपल था। स्टेप 1, कुछ जिंदा कोबरा पकड़ना। स्टेप 2, उन्हें अपने घर के पिछवाड़े टोकरियों में पालना और उनकी ब्रीडिंग करवाना। और अंत में स्टेप 3, जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें मारकर सरकारी दफ्तर ले जाना और अपना इनाम वसूल लेना। राघव का ये शानदार आइडिया रातों रात हिट हो गया। देखते ही देखते शहर के दूसरे लोगों को भी इस स्कीम की भनक लग गई और उन्होंने भी धड़ल्ले से यही काम शुरू कर दिया। लोग अब शहर को बचाने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए कोबरा के किसान बन गए थे। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, योजना की नाकामी।
यहां से अंग्रेजों को कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगा था। कुछ महीनों तक तो ये पूरा सेटअप एकदम बढ़िया चलता रहा, लेकिन फिर चीजें एक नया और काफी उलझावा रूप लेने लगी। शुरुआत में तो मरे हुए सांपों की संख्या में भारी उछाल आया था, जैसा कि उम्मीद थी। पर फिर एक अजीब सी बात हुई। सरकारी खजाने से लगातार इनाम का पैसा तो धड़ाधड़ बढ़ रहा था, लेकिन शहर की गलियों में सांपों का दिखना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कोबरों की आबादी जस की तस बनी हुई थी। अंग्रेज अधिकारियों का माथा ठनका कि भाई इतने पैसे लुटाने के बाद भी सांप क्यों नहीं घट रहे। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उन्होंने सीक्रेट जांच के आदेश दे दिए और इसी जांच के चलते शहर के कई घरों में अचानक छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने जो नज़ारा देखा, उसने तो सच में उनके होश ही उड़ा दिए। उन्होंने लोगों के घरों में दर्जनों जिंदा कोबरा टोकरियों में आराम से पलते हुए पाए। जब एक अधिकारी ने गुस्से में लाल पीले होते हुए पूछा, "ये सब क्या चल रहा है?" तो राघव ने डरते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, "हुजूर, आप ही तो मरे हुए कोबरा लाने पर पैसे देते हैं ना, इसीलिए हम उन्हें पालते हैं।" ये सुनते ही अंग्रेज अधिकारी एकदम हक्के बक्के रह गए। जिस मास्टर प्लान पर उन्हें इतना गर्व था, वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो अब आते हैं 5वें अध्याय पर, समस्या का भयंकर रूप। योजना बंद होने के बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, तिलमिलाए हुए अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत उस इनाम योजना को रद्द कर दिया। उन्हें लगा कि बस योजना बंद करते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठे। जब आर्थिक नीतियां बदलती हैं तो लोगों का बिहेवियर कैसे बदलता है, ये देखना सबसे जरूरी है। जब तक इनाम चालू था तब तक कोबरा बहुत मूल्यवान थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत संभाल कर टोकरियों में पाल रहे थे। लेकिन जैसे ही योजना रद्द हुई, रातों रात उन कोबरों की मार्केट वैल्यू एकदम जीरो हो गई। अब उन सांपों को मुफ्त में खिलाने पिलाने का किसी के पास कोई कारण नहीं बचा था। इसलिए लोगों ने एक बेहद खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने घरों में पाले गए उन हजारों सांपों को ले जाकर जंगलों और शहर के आसपास खुले में छोड़ दिया। छठा और आखिरी हिस्सा, कोबरा इफेक्ट का सबक। अब देखते हैं कि इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय के भीतर दिल्ली की सड़कें पहले से कई ज्यादा सांपों से भर गईं। जरा सोचिए, जो योजना शहर को सांपों से मुक्त करने के लिए बनाई गई थी, लिटरली उसी के कारण शहर में पहले से भी कई गुना अधिक कोबरा फैल गए। इस पूरी ऐतिहासिक घटना को आज अर्थशास्त्र की दुनिया में कोबरा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा एकदम साफ है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी समस्या का समाधान ही नई और उससे भी बड़ी समस्या पैदा कर दे। अंग्रेज सरकार की नीयत शायद सही थी, या यूं कहें कि वो बस एक शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस नीति के लंबे समय वाले परिणामों और इंसानी लालच का बिल्कुल भी सही आकलन नहीं किया। आज भी जब भी कोई गलत नीति बैकफायर करती है तो उसे कोबरा इफेक्ट ही कहा जाता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने लायक सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के समय में ऐसे कितने कोबरा इफेक्ट हमारे अपने आसपास हो रहे हैं? जरा सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया में, चाहे वो ट्रैफिक कम करने की नीतियां हों, प्लास्टिक बैन करने के कानून हों, या फिर अर्थव्यवस्था को सुधारने के कोई नए नियम, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ समाधान अनजाने में हमारी मूल समस्या को और भी बदतर बना रहे हैं? दिल्ली के उन कोबरों की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि किसी भी समस्या का जल्दबाजी में समाधान निकालने से पहले उसके हर मुमकिन पहलू के बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। श्रोतों के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गहराई से विचार करने का विषय है।